तो दोस्तों, नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले स्पष्ट रूप से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आई। 1790 में फ्रांस एक ऐसा देश था जिसका अपना निश्चित भूभाग यानी टेरिटरी और एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। इसे ही पूर्ण विकसित प्रादेशिक राज्य, इंग्लिश में फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट कहा गया है। दोस्तों, उस समय फ्रांस पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रेंड्स, फ्रांसिस क्रांति के बाद जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, उन्होंने सत्ता को राजा से छीनकर फ्रांस की जनता को सौंप दिया। इस क्रांति ने यह ऐलान किया कि अब से राजा नहीं बल्कि जनता ही राष्ट्र का निर्माण करेगी और अपने देश का भविष्य तय करेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था और सारी शक्ति उसके पास होती थी। लेकिन अब राष्ट्र की परिभाषा बदल गई। अब राष्ट्र का मतलब लोगों का समूह हो गया, जो समान अधिकारों और उत्तरदायित्वों के साथ मिलकर देश का नेतृत्व करेगा। दोस्तों, फ्रांसिस क्रांति की शुरुआत से ही क्रांतिकारियों ने ऐसे कई कदम उठाए और परंपराएं शुरू की जिनसे फ्रांस की जनता में एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित हो सके। उनका उद्देश्य था कि लोग खुद को अलग अलग समुदायों या क्षेत्रों का हिस्सा न माने, बल्कि एकजुट होकर फ्रांसीसी नागरिक के रूप में पहचाने। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नया झंडा, राष्ट्रगान, समान भाषा, वर्दी, नागरिक अधिकार जैसी चीजें लागू की, ताकि सबको यह महसूस हो कि वे एक ही राष्ट्र का हिस्सा है। दोस्तों, लापत्री यानी पितृभूमि और ले सितवया यानी नागरिक, इन विचारों ने यह दर्शाया कि अब फ्रांस की जनता एकजुट समुदाय है जो संविधान के अंतर्गत समान अधिकारों का आनंद लेगी। पुराने राजशाही के ध्वज को हटाकर नया फ्रांसीसी तिरंगा अपनाया गया, जो राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक बना। पहले की स्टेट जनरल यानी जन प्रतिनिधि सभा को अब नेशनल असेंबली का नाम दिया और इसमें प्रतिनिधि अब सक्रिय नागरिक यानी एक्टिव सिटीजन्स द्वारा चुने जाने लगे। राष्ट्र को समर्पित होकर नए भजन, हाइम्स लिखे गए, शपथें ली गई और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसे सैनिकों को अभिवादन किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह पता चले। दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे हम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं, उसकी स्थापित की गई। दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्थापित की गई, जिससे पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाए गए, जिसका उद्देश्य था कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और नियमों के अंतर्गत लाया जाए, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में रहते हो। भीतर कर यानी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और अन्य शुल्कों को समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापार करने के लिए आसान बनाया गया। दोस्तों, तोल माप की एक समान प्रणाली यानी यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर सिस्टम लागू की गई, जिससे पूरे देश में लेन देन से एक रूपता आ गई। स्थानीय बोलियों को डिस्करेज किया गया यानी रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और पेरिस में बोली और लिखी जाने वाली फ्रेंच भाषा को पूरे देश की सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि देश में एकता और समानता की भावनाओं को और अधिक मजबूत किया जाए, जिससे लोग खुद को एक ही राष्ट्र का नागरिक समझे। फ्रेंड्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नेताओं, क्रांतिकारियों ने आगे यह घोषणा की कि अब फ्रांस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, मिशन है और भाग्य भी है कि वह यूरोप के बाकी देशों की जनता को तानाशाही शासन यानी डिस्पोटिज्म से मुक्त कराए। इसका अर्थ था कि फ्रांसीसी राष्ट्र ने केवल अपने देश में स्वतंत्रता और समानता लाना चाहता था, बल्कि अब उसका लक्ष्य यह भी था कि यूरोप के अन्य लोग भी स्वतंत्र राष्ट्र बने और तानाशाही से आजाद हो। दोस्तों, यह विचार राष्ट्रवाद के विस्तार का संकेत देता है, यानी एक ऐसा राष्ट्र जो खुद स्वतंत्र हुआ है, वह अब दूसरों को भी स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी महसूस करता है। जब फ्रांस की क्रांति की खबरें यूरोप के अन्य शहरों में पहुंची, तो वहां के विद्यार्थियों और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। ये क्लब फ्रांसीसी क्रांति के विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को फैलाने का काम करने लगे। इन लोगों की गतिविधियां और आंदोलन ने यूरोप में क्रांति के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया, जिससे फ्रांसीसी सेनाओं को 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों में प्रवेश करने में सहायता मिली। दोस्तों, जब क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुए, तब फ्रांसीसी सेनाएं केवल युद्ध नहीं लड़ रही थी, बल्कि वे राष्ट्रवाद के विचारों को यूरोप के अन्य हिस्सों में फैलाने का कार्य भी कर रही थी। उनका उद्देश्य था कि जैसे फ्रांस में जनता को तानाशाही से मुक्ति मिली, वैसे ही अन्य देशों में भी लोग स्वतंत्र होकर अपने राष्ट्र का निर्माण करें। नेपोलियन ने जब फ्रांस के, दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन ने जब फ्रांस के बाहर के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो उससे वहां भी वही सुधार लागू करने शुरू किए जो उसने पहले फ्रांस में किए थे। हालांकि नेपोलियन ने राजतंत्र, मोनार्की को वापस लाकर फ्रांस में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांति के सिद्धांतों को अपनाए रखा था। दोस्तों,
नेपोलियन का उद्देश्य था कि पूरा प्रशासनिक ढांचा तर्कसंगत, रैशनल और प्रभावी एफिशिएंट बने। उसने कानून को सरल और समान बनाया, कर व्यवस्था को बेहतर किया और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा। इस तरह उसने शासन को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने का प्रयास किया, भले ही उसने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली हो। 1804 का सिविल कोड, 1804 सिविल कोड, जिसे सामान्यतः नेपोलियन कोड कहा जाता है, दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। इस कोड ने जन्म पर आधारित सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। कानून के सामने समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ की स्थापना की और संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया था। नेपोलियन ने इस कोड को केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों जैसे डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी लागू किया। इन क्षेत्रों में नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया, जमींदारी प्रथा यानी फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया, किसानों को बंधुआगिरी, सेफ्डम और मैनोरियल करों से मुक्त किया, शहरों में व्यावसायिक गिल्ड की बंदिशें हटाई गई और परिवहन एवं संचार प्रणाली को बेहतर बनाया गया। दोस्तों इन सुधारों से किसानों, कारगिरों, मजदूरों और नए व्यापारियों को काफी लाभ हुआ। उन्होंने अब खुद को अधिक स्वतंत्र, समान और आर्थिक रूप से सशक्त महसूस किया। नेपोलियन के सुधारों ने व्यापारियों और छोटे पैमाने पर सामान बनाने वालों को नई स्वतंत्रता का अनुभव कराया। उन्होंने महसूस किया कि अब समान कानून यानी यूनिफॉर्म लॉज, मानकीकृत तोलमाप, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स और एक सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा यानी कॉमन नेशनल करेंसी, इन सभी सुधारों के कारण अब सामान और पूंजी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना और आपस में विनिमय करना बहुत आसान हो गया था। इससे व्यापार में तेजी आई और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। इन सुधारों से व्यापारिक गतिविधियां और उद्योग की काफी बढ़ावा मिला, क्योंकि अब व्यापारियों को और उत्पादकों को न केवल अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहूलियत मिली, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि हर जगह एक समान नियमों और कर प्रणाली का पालन किया जाएगा। दोस्तों नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों में स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया कुछ डिफरेंट थी। शुरुआत में जैसे स्थानों में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, माइंस, मिलान और वर्सा फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता के अग्रदूत मानती थी, यानी हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में स्वागत किया गया। लेकिन प्रारंभिक उत्साह जल्द ही विरोध यानी हॉस्टिलिटी में बदल गया, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा कि नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार तो हुए हैं, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। फ्रांस ने करों में वृद्धि यानी टैक्स बढ़ाया, सेंसरशिप लगाई और जबरन फौज में भर्ती करवाया, तो ताकि फ्रांसीसी सेनाएं यूरोप के अन्य हिस्सों को जीत सके। तो इन सभी के कारण लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन के सुधार के फायदे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की हानि में तुलना में कम है। इस कारण जनता में असंतोष और विरोध बढ़ गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही।